हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। इसके पहले हमने सुप्रीम कोर्ट पे एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आज हम हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट और जिला न्यायालय, ग्राम पंचायत, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनके जजेस को, इनके चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है, किसे रेजिग्नेशन देते हैं, इनका टेन्योर क्या होता है और जो भी इंपॉर्टेंट बातें रही होंगी वो सारी चीज़ें हम अपने आर्टिकल्स के साथ यहाँ पे समझेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज आपको बहुत कुछ नए फैक्ट्स सीखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे वो क्वेश्चंस लिए हैं जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं और यूपीएससी के क्वेश्चंस भी शामिल किए हैं, जिससे आप एनालिसिस करके ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख सकें और हर एक टॉपिक को आप डिटेल में, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझ सकें। ठीक है, तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो परचम के वेबसाइट पर मिल जाएगी और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप हैंड रिटन नोट्स को प्रिपेयर कीजिए जो कि आपके एग्जाम में तैयारी करेंगे। आप हेडिंग डाल लीजिएगा हाई कोर्ट और जो इंपॉर्टेंट बातें आपको लगते जाए उसको वन लाइनर फैक्ट में आप बनाते जाइएगा। जैसे कि पहला हाई कोर्ट कहाँ पे बना था, किस एक्ट के ज़रिए बना था, किन राज्यों में हाई कोर्ट है, किन राज्यों में हाई कोर्ट नहीं है ना। तो ऐसे कई सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी। तो आप वन लाइनर के फॉर्म में बनाना शुरू कर दीजिए तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो एक बार लिंक को शेयर कर देंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो वीडियो है जो मैंने आपके लिए तैयार किया था वो आपको हमारी परचम की जो प्लेलिस्ट है ना वहाँ पर आप देखेंगे, पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ वहाँ पर मिल जाएगा, तो उसे आप देख लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन और बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है हमारा पहला ही क्वेश्चन, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो जुडिशरी है, मतलब हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो 3 लेवल की है। किस लेवल की है? 3 लेवल की न्यायपालिका चलती है हमारे देश में। सबसे ऊपर होते हैं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, मतलब हाई कोर्ट जो है वो सेकेंड हाईएस्ट कोर्ट है भारत में आफ्टर सुप्रीम कोर्ट। अब हमारे देश में एक एक्ट पास हुआ था जिसको हम इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 कहते हैं, 1861। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 से हमारी जो तीनों प्रेसिडेंसी थी, मतलब मद्रास, बंगाल और कोलकाता, उन तीनों में हाई कोर्ट बने थे। एक्चुअली 1858 में एक लॉ कमीशन बनाया गया था और उस लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था कि हमें अपने तीनों प्रेसिडेंसीज में जो है वो हाई कोर्ट बनानी चाहिए, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। तो इसलिए यहाँ पे फिर एक एक्ट पास किया गया जिसको हम इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 कहते हैं। और फिर मई 1862 में यहाँ पर कलकत्ता या फिर कोलकाता जो प्रेसिडेंसी थी उसने एक चार्टर पास किया और कलकत्ता में हाई कोर्ट बन गया। तो हमारे देश में पहला हाई कोर्ट जो है वो कोलकाता में बना था या कलकत्ता में बना था 1862 में। उसके बाद यहाँ पे जून में जो बम्बई या बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उन्होंने भी जून में जो है वो चार्टर को पास किया 1862 में, और उसके बाद आपको मद्रास और बॉम्बे में हाई कोर्ट देखने को मिले। तो आपको याद रखना है कि 1858 में लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन से इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 पास हुआ, जिसके अंतर्गत 1862 में आपका कलकत्ता हाई कोर्ट बना जो कि भारत का पहला हाई कोर्ट था, और उसके बाद मद्रास और आपके बॉम्बे में हाई कोर्ट बने। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखते हैं तो भी प्रेजेंट हमारे देश में 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है। और जो 25 नंबर का हाई कोर्ट है ना वो भी रिसेंट में, मतलब 2019 में ही बना है। आप सभी को पता है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही राज्य हुआ करते थे, बाद में इनका सेपरेशन हो गया तो एक ही हाई कोर्ट था, विच इज़ हैदराबाद हाई कोर्ट है ना। तो यहाँ पर जो है वो आंध्र प्रदेश में नया हाई कोर्ट बनाया गया और 1 जनवरी 2019 में। तो प्रेजेंट में हमारे देश में जो है 25 हाई कोर्ट है। अभी अगर आप MPPSC का इस साल का पेपर उठाएंगे 2022 का, उसमें ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही छपा हुआ था कि भारत में अभी कितने हाई कोर्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा 25 हाई कोर्ट भारत में है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी थी जो आपको काम करेगी, मदद करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग हाई कोर्ट इन इंडिया? हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया वॉज सेट अप इन 1862। पहला हाई कोर्ट 1862 में बना था। देयर आर ओनली 3 हाई कोर्ट कॉमन टू 2 और मोर स्टेट और यूटी। केवल 3 हाई कोर्ट जो है वो कॉमन है 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों या यूटी के बीच में। अभी हम देखते हैं।
सबसे नया जो हाई कोर्ट बना है वो मिजोरम हाई कोर्ट है और भारत में अभी 24 हाई कोर्ट है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो देखो ये बात तो सही है कि 25 हाई कोर्ट है, 24 हाई कोर्ट नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अभी मैंने सिखाया सबसे नया हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का बना था 2019 में, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट हाई कोर्ट जो है वो 1862 में बना था, ये बात बिल्कुल सही है, अभी हमने सिखाई है। अब सेकेंड जो स्टेटमेंट है उसको लेके कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि केवल 3 ही ऐसे हाई कोर्ट है जो 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच में डील करते हैं, तो ये बात गलत है। 2 से ज़्यादा हाई कोर्ट है जो 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों और यूटी के बीच में डील करते हैं। अभी हम इनको भी देखते हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, मतलब ऑप्शन ए अकेला, ऑप्शन जो है बी वो अकेला सही है, ओनली 1। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत है। आप यहाँ से एलिमिनेशन करके भी निकाल सकते थे। क्लियर है? तो आइए अब हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हाई कोर्ट, अगर हम स्टेट जुडिशरी की बात करते हैं तो स्टेट जुडिशरी में आपके हाई कोर्ट और उसके नीचे आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट जो होते हैं वो टॉप जुडिशरी होती है हमारे स्टेट लेवल पे। हमारे देश में जो पहला हाई कोर्ट बना था वो 1862 में बना था। 1862 में 3 हाई कोर्ट सेटअप किए गए थे, कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में। फिर 1866 में आपको हाई कोर्ट जो इलाहाबाद, जिसको आज हम प्रयागराज भी कहते हैं, तो इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है वो 1866 में सेटअप किया गया था। ठीक है, इसके बाद आफ्टर 1950 अ हाई कोर्ट इज अ प्रोविजन बिकम द हाई कोर्ट फॉर द करस्पॉन्डिंग स्टेट। 1950 के बाद यहाँ पे हमारे संविधान में जो है संशोधन किया गया और संशोधन करके कहा कि हर राज्य के पास अपना एक हाई कोर्ट होगा। साथ ही साथ यहाँ पे 7th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 1956 में, जिसमें कहा गया कि 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच में और यूटी के बीच में एक हाई कोर्ट हो सकता है ना। और हाई कोर्ट की जो जुडिक्शन है ना, उसको बढ़ाने का काम पार्लियामेंट कर सकती है। मान लेते हैं कि कोई एक राज्य है उसमें हाई कोर्ट है और यहाँ पे कोई यूटी है ना, तो यहाँ पे पार्लियामेंट ऑर्डर पास करती है कि ये वाला जो हाई कोर्ट है वो इस यूटी के लिए भी हाई कोर्ट की तरह काम करेगा। मतलब किसी भी हाई कोर्ट की जो पावर है उसको एक्सटेंड करने का काम पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि हर एक हाई कोर्ट जो है हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन यहाँ पे 7वें नंबर का संविधान संशोधन 1956 में ये भी कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों या यूटी के बीच में एक हाई कोर्ट को सेटअप कर सकती है या हाई कोर्ट की पावर को एक्सटेंड कर सकती है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अब पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। जैसे कि मैंने कहा, जुडिक्शन बढ़ाने का काम किसका होता है? हमारी पार्लियामेंट या संसद जो होती है वो किसी भी उच्च न्यायालय के जो संसदीय उच्च न्यायालय का जो पावर का क्षेत्र है उसको बढ़ा सकती है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 6 में जाएंगे, आर्टिकल नंबर 214 से लेकर 231 तक, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेंगी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से हाई कोर्ट के सेटअप करने की बात है, कितने जजेस होंगे, जजेस को अपॉइंट कौन करेगा, उनकी ओथ, उनके रेजिग्नेशन, उनका टेन्योर, सभी कुछ चीज़ें आपको पार्ट नंबर 6 आर्टिकल 214 से आर्टिकल 231 में मिल जाएंगी। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिल्ली हमारे पास एक ऐसी यूटी है, हालांकि दिल्ली अकेली यूटी नहीं है, अब तो हमारे पास जम्मू भी यूटी हो गई है। पहले जब नहीं था तब हम पढ़ते थे कि दिल्ली एकमात्र ऐसी यूटी है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है, लेकिन आज दिल्ली के अलावा जम्मू भी तो एक यूटी है जिसके पास अपना एक हाई कोर्ट है ना। तो दिल्ली एक यूटी है जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है और ये हाई कोर्ट 1966 में बना था। 1966 में जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट बना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में रखेंगे, 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट बना था। अब यहाँ पे बात करते हैं असम के हाई कोर्ट मतलब गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में। अब जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है ना, उसके अंदर उसके जुडिक्शन में कौन कौन आता है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड, ये चारों के चारों जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जुडिक्शन में आते हैं। मतलब गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो 4 राज्यों का जुडिक्शन संभालता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड। इसके अलावा देखिएगा, यहाँ पे 15 अगस्त 1947 में यहाँ पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बना था। तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों के जुडिक्शन को संभालने का काम आपका चंडीगढ़ हाई कोर्ट करता है। मतलब ये हाई कोर्ट है कहाँ पे? चंडीगढ़ में है, जिसको हम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। सीट कहाँ पर है इसकी? चंडीगढ़ में है। फिर केरला हाई कोर्ट, तो केरला हाई कोर्ट को 1956 में बनाया गया था। तो केरला हाई कोर्ट जो है वो केरला के साथ साथ यहाँ पे जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की भी जुडिक्शन को संभालता है। और केरला हाई कोर्ट की जो सीट है वो कहाँ पर है? कोच्चि में है।
अब बात करते मद्रास हाई कोर्ट, सभी को पता चल चुका है 1862 में सेटअप हुआ था। तो मद्रास हाई कोर्ट जो है वो तमिलनाडु के साथ साथ यहाँ पर जो आपको पौंडीचेरी या पुदुचेरी देखने को मिलती है उसे भी संभालता है, और इसकी सीट कहाँ पर है, चेन्नई में है। मुंबई हाई कोर्ट ये भी 1862 में बना था। गोवा, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव और महाराष्ट्र तो है ही, इन सभी की जुडिक्शन को संभालने का काम मुंबई हाई कोर्ट करता है, और इसका जो सीट है वो मुंबई में है। और कोलकाता हाई कोर्ट जो कि 1862 में बना था, तो अंडमान निकोबार जो हमारे आइलैंड्स हैं इनका जुडिक्शन भी कोलकाता हाई कोर्ट के पास है, और कोलकाता वेस्ट बंगाल का तो है ही। तो आपको देखने को मिलेगा कई सारे ऐसे हाई कोर्ट्स हैं हमारे पास जो एक या एक से ज़्यादा राज्यों या यूटी के जुडिक्शन को संभालते हैं। तो कौन कौन से होगा, एक तो गुवाहाटी हाई कोर्ट हो गया आपका, एक चंडीगढ़ हो गया, फिर आपका एक सेकेंड क्या हो गया, हाँ केरला हाई कोर्ट हो गया, केरला हाई कोर्ट के बाद मद्रास है आपका हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट के बाद कोलकाता हाई कोर्ट है। तो आप इन सब को देख पा रहे हैं कि ये एक से ज़्यादा राज्यों या यूटी के जुडिक्शन को संभालते हैं। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि लक्षद्वीप किसके जुडिक्शन में आता है, तो लक्षद्वीप आपके केरला हाई कोर्ट के जुडिक्शन में आता है। अंडमान निकोबार जो है वो आपके कोलकाता हाई कोर्ट के जुडिक्शन में आता है, और पौंडीचेरी जो है वो आपके तमिलनाडु या मद्रास का जो हाई कोर्ट है उसके जुडिक्शन में आता है। ठीक है ना। दिल्ली हमारी ऐसी यूटी है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है, अब तो जम्मू भी ऐसी यूटी है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है। दमन एंड दीव दादरा नागर हवेली का भी मर्जर हुआ है, तो वो भी आपकी मुंबई हाई कोर्ट के जुडिक्शन में देखने को मिलेंगे। गोवा एक ऐसा राज्य जिसके पास अपना हाई कोर्ट ना होने के कारण मुंबई हाई कोर्ट के जुडिक्शन में आता है। इसके अलावा हमारे पास जो गुवाहाटी हाई कोर्ट था उसके जुडिक्शन में असम आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, मिजोरम और नागालैंड आएंगे। क्लियर है। तो देखिए छोटा सा बड़ा अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेट है जिसके पास अपना हाई कोर्ट नहीं है, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या मेघालय। तो अभी हमने देखा कि नागालैंड जो है उसके पास अपना हाई कोर्ट नहीं है, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के जुडिक्शन में आता है। ठीक है ना। तो आप अगर आपको पता होगा तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि नागालैंड के पास अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के जुडिक्शन में आता है। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जुडिक्शन में 4 राज्य आते हैं, इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये पहला ही क्वेश्चन था, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था। आइए अब हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पार्ट नंबर 6 में आपको 214 से आपको जो है वो कहानी शुरू हो जाती है हाई कोर्ट के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 214 जो है वो कहता है कि हर एक राज्य में जो है वो हाई कोर्ट होगा, और आर्टिकल 231 कह देता है कि पार्लियामेंट जो है वो हाई कोर्ट की पावर को एक्सटेंड कर सकता है, उसकी जुडिक्शन को एक्सटेंड कर सकता है, और 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच में भी एक हाई कोर्ट को सेटअप कर सकता है। ये पार्लियामेंट के पास पावर है, आर्टिकल 231। अब देखिए बड़ा अच्छी चीज है, एक आपने 123 पढ़ा है, एक 213 पढ़ा है, और एक 231 भी पढ़ लिया है कि नहीं। 123 में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति। 213 में ऑर्डिनेंस इशू करने का अधिकार गवर्नर को दिया गया है कि राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो भी अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। और आर्टिकल 231 जो है वो पार्लियामेंट के पास पावर दे दी है कि वो हाई कोर्ट के पावर को एक्सटेंड कर सकता है, और 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच में भी हाई कोर्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से 123, 213 और 231 को आप याद रख लीजिएगा। तो आर्टिकल 214 जो है उसमें लिखा है कि हर एक राज्य में हाई कोर्ट होगा। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि हाई कोर्ट में हर एक हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे, तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या फिक्स है कि कितने जजेस होंगे। हमने समय समय पे, पार्लियामेंट ने समय समय पे जो है वो बढ़ाया है। आज के समय में 33+1 जजेस हमारे हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन शुरू से ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। शुरू में 7+1 का रेशियो भी चला है, अभी कहीं जाके 33+1 मतलब 34 की स्ट्रेंथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हुई है। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, इसको फर्दर चेंज किया जा सकता है अमेंडमेंट करके। तो वैसे ही जो स्ट्रेंथ होती है हाई कोर्ट की वो भी फिक्स नहीं होती, वेरिएबल होती है। इसको भी समय समय पे टाइम टू टाइम चेंज किया जा सकता है, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 216 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट में थिंक नेसेसरी फॉर टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं कि हमें कब कितने जजेस की ज़रूरत है। तो कोई फिक्स यहाँ पे क्वांटिटी या फिक्स नंबर नहीं है हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर, ये आर्टिकल 216 में मेंशन है। इन दिस वे अनलाइक द सुप्रीम कोर्ट द नंबर ऑफ जजेस ऑन द हाई कोर्ट इज वेरिएबल। तो ये वेरिएबल होते हैं जजेस, ठीक है। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। लिखा है द इंस्टीट्यूट ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया वॉज फर्स्ट फॉर्म इन 1862। पहला जो हमारा हाई कोर्ट है वो 1862 में बना था। बिल्कुल सही बात है, एकदम
100% सही बात। आर्टिकल 214 से आर्टिकल 231 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिसमें पावर ऑफ हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, बिल्कुल ये भी 100% सही बात है। नेक्स्ट है, दिल्ली हमारे पास एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसके पास अपना हाई कोर्ट है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब बचा कौन बेचारा, एक गरीब, ऑप्शन डी वही होगा लेकिन पढ़ लेते हैं। ओनली पार्लियामेंट डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट। केवल पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि नंबर ऑफ जजेस हाई कोर्ट में क्या होंगे, तो आंसर है गलत। केवल पार्लियामेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो हाई कोर्ट के जजेस को डिफाइन कर ले। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि कौन डिसाइड करता है कि हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे उसके बारे में, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के जजेस को। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से काम नहीं करते, प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट जिसके हाई कोर्ट में आप जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, एंड चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंसल्ट किया जाता। तो पार्लियामेंट डिसाइड नहीं कर रही है यहाँ पे राष्ट्रपति डिसाइड कर रहा है, और वो कंसल्ट कर रहा है सीजेआई से, गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्ट जहाँ पे जजेस की नियुक्ति हो रही है ना। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के जजेस को। तो ऑप्शन नंबर डी वहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर हम ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात करते हैं, आपने सुना होगा ना, इस हाई कोर्ट के जज उस हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गए, तो ये पावर भी राष्ट्रपति के पास होती है कि राष्ट्रपति जो है वो एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पावर आर्टिकल 222। अच्छा, एक और खास बात आपने देखी, एक है 111 और एक है 222, और दोनों ही राष्ट्रपति को पावर देता है। आर्टिकल 111 जो है वो राष्ट्रपति को वीटो पावर देता है, वहीं आर्टिकल 222 राष्ट्रपति को पावर देता है कि वो जजेस का ट्रांसफर कर सके। तो दोनों की दोनों पावर जो है वो राष्ट्रपति से रिलेटेड है। आसान हो गया ना आपको याद करना। तो अंडर आर्टिकल 222 द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेंट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, है ना। तो यहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो कंसल्ट करके सीजीआई के साथ हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर कर सकता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। चलो अगली बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट अ डिस्ट्रिक्ट जज इन स्टेट। अब हम जिला न्यायालय के बारे में बात कर रहे हैं, अभी तक हम हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं जिला न्यायालय। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, ये तो बात पता चल गई कि हाई कोर्ट के जजेस को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनके जजेस को अपॉइंट करने का काम कौन करता है, गवर्नर करते हैं। कौन करता है, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। तो जो हमारे राज्य के राज्यपाल होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करने का काम करते हैं। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है भाई लोगों को, फिर से मैं बता रही हूँ। देखो, सुप्रीम कोर्ट के जज, प्रेसिडेंट, वो एक कोलेजियम वगैरह होता है, लेकिन हम इन जनरल बात करते हैं कि प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे। अच्छा, हाई कोर्ट के जजेस, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन इनकी जो ओथ होती है ना, शपथ, वो गवर्नर करा देते हैं। अब क्या करें, ऐसा ही है। हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट राष्ट्रपति करेंगे, पर उनको शपथ गवर्नर दिलाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा। तो ये थोड़ी सी कहानी, पिक्चर अपने दिमाग में सेट रखना है ना। तो यहाँ पे देखिएगा पार्ट 6, जिसमें आर्टिकल 233 से लेके 237 तक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट या जिला न्यायालय की बात की गई है। गवर्नर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो कंसल्ट करते हैं हाई कोर्ट के साथ, और फिर डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करने का काम करते हैं। तो जैसे कि वहाँ पे राष्ट्रपति जो होते थे वो भी कंसल्ट करते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, वैसे यहाँ पे गवर्नर जो हैं वो हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करते हैं और डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करने का काम करते हैं। जो हमारे जिला न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट जुडिशरी अथॉरिटी होते हैं, और इनके पास सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों सुनने का अधिकार होता है। मतलब सिविल मामलों को भी सुन सकते हैं, और एक क्रिमिनल या आपराधिक मामलों को सुनने का अधिकार भी डिस्ट्रिक्ट जजेस रखते हैं। और आर्टिकल 233 में अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात की गई है, जिनको गवर्नर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट अपॉइंट करने का काम करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो गए आपके डिस्ट्रिक्ट जजेस या सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में। हु कैन एक्सटेंड द जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जुडिक्शन कौन बढ़ा सकता है, अभी हमने देखा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऐसा कर सकती है। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान प्रश्न था, लेकिन आसान तब लगेगा आपको जब आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है,
हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जज। अब इनमें से कौन जो है वो हाई कोर्ट के जज के लिए अपॉइंटमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करता। ये बात तो सही है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, आंसर है नो। ये सीजेआई से भी डिस्कस कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट के जो हाई कोर्ट के जज हैं उनके साथ भी डिस्कशन कर रहे हैं ना, और गवर्नर के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन क्या चीफ मिनिस्टर के साथ डिस्कस किया इन्होंने? नहीं किया। मतलब सही आंसर ऑप्शन बी है। अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट के जजेस में गवर्नर पार्टिसिपेट करते हैं, सीजेआई या उस हाई कोर्ट के जज जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट पार्टिसिपेट नहीं करते। ऑप्शन बी। Which of the following statement is not true? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? The governor administrated the high court judge. The judge of high court submit his resignation letter to the chief justice of the same court. A person can remain a judge in the high court up to the age of 62 years. No high court judge has been impeached so far. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि आज तक किसी भी हाई कोर्ट के जज को इम्पीचमेंट के ज़रिए नहीं हटाया गया है या उन पे इम्पीचमेंट नहीं आया है। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका टेन्योर जो है वो 62 साल होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे दूसरा जो स्टेटमेंट में है उसमें लिखा है कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन चीफ जस्टिस जो उस हाई कोर्ट में होते हैं उनको देते हैं, तो ये बात गलत है। ना चीफ जस्टिस ने अपॉइंट किया है और ना रेजिग्नेशन चीफ जस्टिस को देंगे। किसने अपॉइंट किया है? प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट को ही ये रेजिग्नेशन देंगे, इस बात को याद रखना। तो ऑप्शन बी वहाँ पे गलत हो जाता है, तो ऑप्शन बी गलत है। बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। A judge of high court can resign from his office by writing to the president. राष्ट्रपति को लिखते हुए हाई कोर्ट के जजेस जो है वो इस्तीफा या रेजिग्नेशन देंगे। हाई कोर्ट के जजेस का टेन्योर फिक्स नहीं होते हैं, बट वो अपने ऑफिस को 62 ईयर्स तक होल्ड कर सकते हैं। अगर हम सैलरी ऑफ जजेस के बारे में बात करते हैं हाई कोर्ट के, तो आर्टिकल नंबर 221 में सैलरी ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट डिफाइन है, और पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि उनकी सैलरी को समय समय पे जो है वो इंक्रीज कर सकता है। देखो, डिक्रीज नहीं कर सकता, इस बात को याद रखना। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट ने कानून बना दिया अगले महीने से आपकी सैलरी 20% डिडक्ट होगी, ऐसा कोई मतलब डिडक्शन नहीं हो सकता, हमेशा इंक्रीमेंट ही होगा, इस बात को याद रखना है। तो आर्टिकल 221 में सैलरी ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बात की है। अगर हम ओथ की बात करते हैं, शपथ की बात करते हैं हाई कोर्ट के जजेस के बारे में, जो कि आर्टिकल 219 में मेंशन है, गवर्नर जो है उन्हें शपथ कराने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। नेक्स्ट है The transfer of judge from one high court to another high court may be made by। अब ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात हो रही, अभी हमने देखा कि ट्रांसफर ऑफ जजेस कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो प्रेसिडेंट की क्या अपनी खुद की विवेक होता है? तो आंसर है नो, ये कंसल्ट करते हैं। किससे कंसल्ट करते हैं? तो आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हुए एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ राष्ट्रपति कंसल्ट करके ऐसा करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात होती है अब, हु अपॉइंट द जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द सब ऑर्डिनेट जुडिशरी अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जज आपने देख लिया कि डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं उनको अपॉइंट तो गवर्नर कर देते हैं। तो क्या किसी जिला न्यायालय में केवल एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है? नहीं, कई सारे और भी तो एडवोकेट्स होते हैं, वकील होते हैं ना सब ऑर्डिनेट जुडिशरी में। उनको अपॉइंट कौन करता है? तो आपको पता है ना, एलएलबी वो लोग करते हैं, फिर उनका स्टेट गवर्नमेंट पेपर लेती है और फिर जो क्वालिफाई होते हैं वो जज बनते हैं। ये बात आपको तो पता होगी, है ना, पेपर होते हैं, हमको पता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली है कि सब ऑर्डिनेट जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा बाकी सारे जुडिशियल ऑफिसर को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के जरिए उनको अपॉइंट करती है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर इन अकॉर्डिंग विद द रूल मेड बाय हिम इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर गवर्नर जो है वो हाई कोर्ट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा डिसाइड करते हैं, रूल्स बनाते हैं कैसे हमें अदर जुडिशियल ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं लगाना, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल हमको पता है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लेती है, लेकिन सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग टेन्योर एंड रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। कौन सा कथन इनमें से सही है टेन्योर और रिमूवल ऑफ जजेस के बारे में? तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो अपना ऑफिस 62 ईयर्स तक होल्ड कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट इज सेम एज द सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये बात भी सही है, जैसे कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाते हैं इम्पीचमेंट के जरिए, वैसे ही हम हाई कोर्ट के जजेस को भी इम्पीचमेंट के जरिए ही हटाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि हाई कोर्ट के किसी भी जज पे आज तक इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। बोथ 1 and 2 आर द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हम टेन्योर के बारे में तो बात कर सके हैं कि फिक्स टेन्योर नहीं होता है, लेकिन 62 साल तक अपनी उम्र को, मतलब अपने ऑफिस को होल्ड करके रख सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द एज ऑफ जज विल डिटरमाइन बाय द प्रेसिडेंट। तो कोई भी क्वेश्चन होता है जो जजेस की एज से रिलेटेड संबंधित होता है, प्रेसिडेंट उसे डिसाइड करते हैं ऑन द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट का डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है ना। और ये जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, वो रिजाइन भी किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। और प्रेसिडेंट के पास ही अधिकार होता है, इन्हें वो हटा सकते हैं इम्पीचमेंट के जरिए, है ना। लेकिन पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति जो है वो हाई कोर्ट के जजेस को हटा सकते हैं उनके मिसबिहेव या उनकी इनकैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, साथ ही साथ अगर सीट खाली कब होती है हाई कोर्ट के जजेस की? अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया हो या उनका ट्रांसफर हो गया हो, तो उस केस में भी सीट वेकेंट हो जाती है। ठीक है, अगली बात अगर हम करते हैं रिमूविंग जज ऑफ हाई कोर्ट, तो जैसे ही हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट से हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, और हाई कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की होती है। पार्लियामेंट यहाँ पर जो है वो दोनों सेशंस में या दोनों हाउसेस में जो होती है वो बिल को पास करती है, और द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। स्पेशल मेजॉरिटी के जरिए जब बिल पास किया जाता है तो ही हम हाई कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? तो टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये आपकी स्पेशल मेजॉरिटी कहलाती है। अब यहाँ पर देखिएगा, कुछ हमने इम्पीचमेंट के लिए कुछ रूल्स या नियम भी बनाए हैं। द प्रोसीजर रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इज रेगुलेटेड बाय द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंतर्गत वो रूल्स या कानून दिए गए हैं जो हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। क्या कि पहली चीज़ तो अगर इनको हटाना है तो 100 मेंबर, अगर लोकसभा बिल को ला रहा है तो 100 मेंबर लोकसभा के, अगर राज्यसभा बिल को लेकर आ रही है तो 50 मेंबर राज्यसभा के इसे साइन करेंगे और स्पीकर को देंगे, है ना। जैसे कि मान लेते हैं लोकसभा ने डिसाइड किया कि ये हाई कोर्ट के जज है जिनको हटाना है, सही तरीके से काम नहीं कर रहे, मिसबिहेव कर रहे हैं, तो लोकसभा 100 मेंबर जो लोकसभा के हैं वो साइन करके चेयरमैन को देगा। अगर राज्यसभा लाती है बिल तो 50 मेंबर जो है वो बिल को साइन करके राज्यसभा के चेयरमैन को देंगे। अब राज्यसभा के चेयरमैन या फिर लोकसभा के स्पीकर इस मोशन को जो है वो एडमिट भी कर सकते हैं और रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। मान लेते हैं एडमिट कर लिया, रिफ्यूज़ कर लिया तो कहानी तो वहीं ख़त्म हो गई। अब एडमिट कर लिया, तो आपने हाई कोर्ट के जज पे क्या चार्जेस लगाए हैं, मिसबिहेव के लगाए हैं, किस चीज़ के लिए वो गिल्टी है ना, वो आपने बता दिया। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो ये आपने जो एलिगेशंस लगाए हैं ना उनको चेक करे। तो यहाँ पर 3 मेंबर्स की यहाँ पे जो है वो एक कमेटी बनाई जाएगी, और वहाँ पे कमेटी में कौन कौन होगा? चीफ जस्टिस आर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और एक कोई जो कि कानून के बारे में ज़्यादा जानता हो, जुडिश, वो यहाँ पर जो है वो शामिल होंगे। तो 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई जाएगी, आपने उस जज पे जो भी एलिगेशंस लगाए हैं उनको चेक करेगी। ठीक है ना, हो गया। The House can take up the consideration of motion if the committee find the judge to be guilty of misbehavior or suffering from incapacity। तो अभी कमेटी ने चेक किया और कमेटी ने अगर गिल्टी नहीं पाया तो अगेन मोशन तो कैंसिल हो गया, लेकिन कमेटी ने गिल्टी पाया, तो गिल्टी पाने के बाद ये बिल जो है वो दोनों हाउसेज में पास होगा, और दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ये बिल पास होगा, और फिर प्रेसिडेंट ऑर्डर देंगे और फिर उस व्यक्ति को, उस जज को हटा दिया जाएगा। बात समझ में आई? हटाने की प्रक्रिया समझ में आई? तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। डिस्टिंग्विश्ड jurist कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ हाई कोर्ट जज।
अब यहाँ पे लिखा है कि हाई कोर्ट में जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम राष्ट्रपति करते हैं, और जो विधि वेत्ता होता है, किसी विधि का या लॉ का बहुत अच्छा जानकार होता है, उसे हाई कोर्ट का जज नहीं अपॉइंट किया जा सकता। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। राष्ट्रपति के पास ये सारी पावर्स होती हैं। तो राष्ट्रपति ट्रांसफर कर सकता है जजेस के बारे में, लेकिन उसके लिए सीजेआई के साथ कंसल्ट कर लेगा, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो ट्रांसफ़र किया है आपने जजेस को, उसको हम जुडिशरी में रिव्यू कर सकते हैं या चैलेंज कर सकते हैं उनके ट्रांसफ़र को। तो यहाँ पे जो थर्ड जजेस केस हुआ था 1998 में, उसमें पहली बार जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस को जो है वो चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ बातें कही थी कि यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र करेंगे विद द कंसल्टेंट ऑफ सीजेआई के साथ कंसल्ट करते हुए जो है वो प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जो सीजेआई होगा वो वहाँ पर एक कोलेजियम या एक कमेटी बनाएगा, कोलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, the chief justice of 2 high court, one from which the judge is being transferred and other receiving him। तो एक कमेटी बनेगी और फिर वो लोग बताएंगे कि हाँ सही आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र सही है या नहीं है, ट्रांसफ़र होना चाहिए या नहीं। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हुए जजेस का ट्रांसफ़र करेंगे। अगर हम एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करते, मान लेते हैं किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसकी डेथ हो गई है या फिर वो इल है, तबीयत खराब है, अपनी पोजीशन पर नहीं है या मिसबिहेव कर रहा है, गिल्टी है किसी चीज़ के कारण, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर सकते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज टेम्पररी एब्सेंट है, अगर उसकी सीट खाली है, अगर अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। अब देखिएगा, अब हाई कोर्ट के जजेस जो है वो रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायरमेंट होने के बाद का क्या कहानी है? तो रिटायर्ड जजेस की कहानी हम यहाँ पे सुन लेते हैं। मान लेते हैं कोई रिटायर्ड जज है और वो हाई कोर्ट में क्या है, वो टेम्पररी पीरियड के लिए दूसरा किसी हाई कोर्ट ज्वाइन करना चाहता है, तो वो बिल्कुल राष्ट्रपति को बोल सकता है। तो विद द पीरियड कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ दैट हाई कोर्ट और एनी अदर हाई कोर्ट टू एक्ट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर द टेम्पररी पीरियड। तो जैसे कि कोई एक हाई कोर्ट है, ठीक है ना, उसमें जजेस की कमी है और उसके काफ़ी सारे जजेस जो हैं वो रिटायर हो गए हैं, तो उस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट से कंसल्ट करेगा कि ये व्यक्ति रिटायर हो गया है, इसको हम टेम्पररी पीरियड के लिए, जब तक नई अपॉइंटमेंट नहीं होती है, हम इनको अपॉइंट कर लेते। तो ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन एक टेम्पररी बेसिस पे होगा। इनकी जो सैलरी वगैरह होगी वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। इनको सारे वही प्रिविलेजेस दिए जाएंगे जो हाई कोर्ट के जजेस को देते हैं, लेकिन ये हाई कोर्ट के जजेस नहीं कहलाते हैं, ये रिटायर्ड जज ही कहलाते हैं जो टेम्पररी पीरियड पे हाई कोर्ट को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट, अब ये जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी हाई कोर्ट में, लेकिन उसी हाई कोर्ट में जहाँ से वो रिटायर हुए हैं वहाँ पर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बाकी वो कहीं पे दुनिया के किसी भी कोने में वो प्रैक्टिस, दुनिया नहीं बोलेंगे, भारत के किसी भी कोने में वो प्रैक्टिस करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस हाई कोर्ट से वो रिटायर हुए हैं उसी हाई कोर्ट में रिटायर्ड जज वापस से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर ही रिटायर्ड। ठीक है, इस बात को याद रखना है। विद द प्रेसिडेंट कंसेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में आस्क द रिटायर्ड हाई कोर्ट जज टू sit and act as a judge of the high court for the limited time or the temporary period. He cannot practice in the high court from where he belongs. इस बात को याद रखना है। चलिए, यूपीएससी 2010 का एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं। लोक अदालत से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि लोक अदालत के रिस्पेक्ट में कौन सा कथन सही है। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर हम सारी चीज़ों को एक बार समझेंगे। लोक अदालत have the jurisdiction to settle the matter at the pre-litigation stage and not those matter pending before any court. Lok Adalat can deal with matter which are the civil and not criminal in nature. Every Lok Adalat consists of either serving a retired judicial officer only and not any other person. None of the statement given above is correct. तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट एकदम ही गलत हैं। क्यों गलत है, आइए हम वो देख लेते हैं। तो हम लोक अदालत के बारे में थोड़ी सी बातें सीख लेंगे तो आपको ये सारी कहानी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है ना।
सबसे पहले लोक अदालत का मतलब होता है लोगों की अदालत, पीपल्स कोर्ट। गांधी जी के प्रिंसिपल के आधार पर लोक अदालत को बनाया गया था। लोक अदालत जो है वो पहली लोक अदालत गुजरात में बनाई गई थी 1982 में। फिर जब इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आने लगी तो इसको 1987 में स्टैच्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था। स्टैच्यूटरी स्टेटस देना मतलब किसी एक्ट के जरिए अब राज्यों में जो है वो लोक अदालत बनेंगी। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 पास किया गया था, जिसके अंतर्गत लोक अदालत बनाई जाती है। और लोक अदालत को स्टैच्यूटरी स्टेटस 1987 में मिला था, लेकिन पहली लोक अदालत गुजरात में 1982 में बनी थी। ठीक है। अब ये जो लोक अदालत होती है सिविल केसेस को भी देख सकती हैं और क्रिमिनल केसेस को भी देख सकती हैं। तो यहाँ पे आप दूसरा स्टेटमेंट देखोगे तो यहाँ लिखा था कि लोक अदालत केवल और केवल सिविल मामलों को देखती है, क्रिमिनल मामलों को नहीं देखती। तो ये बात गलत है। लोक अदालत सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों को देख सकती है। अगर हम लोक अदालत के जुडिक्शन के बारे में बात करते हैं तो लोक अदालत shall have jurisdiction to determine and reach an agreement or the settlement between the party to dispute in the following areas। दो पार्टीज के बीच में लड़ाई है, डिस्प्यूट है, तो उनको सॉल्व करने का काम लोक अदालत कर सकती है। लेकिन कंडीशन ये है कि वो मामला ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट में चल रहा हो और वो मामला अपने पास बुला के लोक अदालत सुनने लगी। नहीं नहीं, अगर वो मामला लंबित हो, उस आपने अर्जी लगाई है हाई कोर्ट में और लंबे समय से पेंडिंग है, तो हम उस मामले को सुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि सुनवाई हो रही है और हमने अपने पास मामला बुलवा लिया, ऐसा नहीं होगा। एनी केस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट और एनी मैटर विच इज फॉलिंग विद इन द जुडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट एंड इट्स नॉट बॉट बिफोर सच कोर्ट। तो किसी भी हाई कोर्ट के अंदर वो मामला आता है लेकिन अभी तक हाई कोर्ट में अपील ना की गई हो, तो ऐसे मामलों को भी लोक अदालत जो है वो सुन सकती है। ठीक है ना। तो लोक अदालत जो होती है वो फैमिली के डिस्प्यूट्स को, जो भी आपके शादी विवाह डिवोर्स वगैरह से रिलेटेड मामले होते हैं, लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं, सम क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, लेबर डिस्प्यूट या बैंक रिकवरी केसेस होते हैं, ये सारे मामले लोक अदालत सुन सकती है। अच्छा, लोक अदालत का जो चेयरमैन होता है या जुडिशियल ऑफिसर होता है, लोक अदालत को चेयर कौन करता है? एक जुडिशियल ऑफिसर होता है विद अ मेंबर इंक्लूडिंग अ लॉयर एंड सोशल वर्कर। तो यहाँ पर देखो एक बात लिखी गई थी, यहाँ पर लिखा गया था ऑप्शन नंबर सी में कि एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ ईदर सर्विंग अ रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन। तो ये बात तो गलत है। यहाँ पे लिखा है कि एक सोशल वर्कर भी होता है, कुछ लॉयर और एडवोकेट्स होते हैं, कुछ मेंबर्स भी होते हैं और जुडिशियल ऑफिसर तो होता ही है। तो लोक अदालत में यूजुअली उसको चेयर कौन करता है? जुडिशियल ऑफिसर करता है विद द मेंबर इंक्लूडिंग अ लॉयर और एडवोकेट्स एंड द सोशल वर्कर। ठीक है। इसी के अंतर्गत आप यहाँ पे देखेंगे जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में आया था, उसी के अंतर्गत नालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को बनाया गया था। और नालसा जो है वो 9 नवंबर 1995 से अस्तित्व में आई। और नालसा का काम होता है कि जो पुअर क्लास के लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनको भी फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, उनको भी फ्री में लीगल जस्टिस प्रोवाइड करना, इक्वल जस्टिस के कॉन्सेप्ट से ही नालसा को बनाया गया था। तो याद रखिएगा, नालसा को लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर बनाया गया था और ये 9 नवंबर 1995 से एक्ट में आया है। अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 लोक अदालत जो है सिविल कोर्ट के बराबर ही पावर को होल्ड करती है, इस बात को भी याद रखना है। तो यहाँ पे नालसा के रिस्पेक्ट में कौन सा कथन सत्य है, ये बात पूछी गई है, 2013 का क्वेश्चन है। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है। इट ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन, बिल्कुल सही बात है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए। इट इशू गाइडलाइन फॉर द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स थ्रू आउट द कंट्री। बिल्कुल, नालसा जो है वो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को बोल सकती है कि ये कोई प्लान है जिसको आपको स्टेट में या कंट्री में थ्रू आउट द इसको इम्प्लीमेंट करना है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे नालसा के रिस्पेक्ट में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ी सी बातें कर लेनी चाहिए जिससे आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। हम बात कर रहे हैं ग्राम न्यायालय इसके बारे में, है ना। गांव में भी तो न्यायालय होती है छोटी छोटी सी, ग्राम न्यायालय इसके बारे में बात करते हैं। जस्टिस टू द पुअर एट देयर डोर स्टेप, इसलिए ग्राम न्यायालय इसको बनाया गया था। ग्राम न्यायालय जो है वो लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा 2009 में सेटअप किए गए थे। इसके लिए आपने ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 पास किया गया था और 2009 में जो है वो ग्राम न्यायालय लॉ मिनिस्ट्री के अंतर्गत सेटअप किए गए थे, जिनका इंटेंशन यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी या घर घर तक ही आपका जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। जो अनप्रिविलेज लिविंग विलेजेस हैं, है ना, जिनकी कनेक्टिविटी कम है, बहुत ही रूरल एरियाज़, ग्रामीण एरियाज़ में जो गांव है जहाँ पे जस्टिस सही तरीके से डिलीवर नहीं हो रहा है, उनके लिए ग्राम न्यायालय बनाए गए।
ग्राम न्यायालय जो फोर्स में आए वो 2 अक्टूबर 2009 से आए, जब महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम में पूछी गई डेट है कि ग्राम न्यायालय अस्तित्व में कब आए। तो ग्राम न्यायालय 2 अक्टूबर 2009 से अस्तित्व में आए हैं। जैसे कि हम नालसा के बारे में बात कर रहे थे, तो आर्टिकल 39A जो है वो यहाँ पर फ्री लीगल एड के बारे में, इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, अभी जो ग्राम न्यायालय होते हैं, है ना, इनमें भी एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर या चेयरमैन होता है या चेयर्ड करता है, उसे हम न्यायाधिकारी कहते हैं। और ये न्यायाधिकारी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंसल्ट विद हाई कोर्ट अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, जो ग्राम न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करती है हाई कोर्ट के साथ। ठीक है, ग्राम न्यायालय शैल बी सेट अप फॉर एवरी पंचायत एंड इंटरमीडिएट लेवल। और ग्राम न्यायालय के पास भी सिविल मामले और क्रिमिनल पावर्स दोनों होती हैं। ग्राम न्यायालय शैल बी मोबाइल कोर्ट एंड शैल एक्सरसाइज द पावर ऑफ बोथ क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट। क्लियर? इसी पे आधारित एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। The presiding officer न्यायाधिकारी shall be appointed by the state government in consult with the high court। बिल्कुल अभी हमने देखा, मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है। एज पर द एक्ट, कौन सा एक्ट? वो 2008 वाला एक्ट। ग्राम न्यायालय कैन हेयर सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। बिल्कुल सही बात है, ग्राम न्यायालय सिविल मामले और क्रिमिनल मामले दोनों देख सकती है। द एक्ट अलाउ लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज अ मीडिएटर। तो यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट या काउंसलर या सोशल वर्कर की बात की जा रही है, तो बिल्कुल हाँ, ये बात भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट मतलब ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन मतलब बहुत ही ट्रिकी होते हैं, या फिर एकदम कहना चाहिए एकदम जहर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बहुत कम लोग अटेंड कर पाते इस तरीके के क्वेश्चन को, लेकिन आपको बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे आप लॉजिक लगाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग हाई कोर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट की डेट याद करने तो बैठोगे नहीं कि कब कौन सा सेटअप हुआ। मैंने जितने हाई कोर्ट की डेट याद रखवाई, बस आपको तो उतना ही याद रखना है। मैंने आपको बताया था दिल्ली वाला बना था 1966 में, फिर आपका 1862 में मद्रास वाला बना था, बॉम्बे वाला बना था, है ना, और कलकत्ता वाला बना था। फिर मैंने आपको 1866 में बताया था इलाहाबाद वाला बना था, 2019 में आपका आंध्र प्रदेश वाला बना था, है ना। यही बातें आपको मैंने थोड़ी थोड़ी सी बताई थी, और 2-4 और ईयर बताए थे। बस उतना ही डेटे से आपको इस आंसर को पहुंचाना है। तो आइए हम कोशिश करते हैं इस आंसर को पहुंचाने की। तो ये बात तो क्लियर है कि दिल्ली वाला जो है वो 1966 में बना था, बात खत्म। अब यहाँ पर एक स्टेट है उत्तराखंड, बड़ा उछल रहा है ये उत्तराखंड, लेकिन उत्तराखंड बना कब है? 2000 में तो उत्तराखंड का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ का हाई कोर्ट भी 2000 में बना होगा। जब ये स्टेट बना होगा तभी तो हाई कोर्ट बनेगा ना। तो उत्तराखंड 2000 में बना, तो यहाँ पे हाई कोर्ट भी 2000 में बनेगा। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट से पहले बना था, ये बात अभी हमने देखी है। तो पहले तो गुवाहाटी हाई कोर्ट बना, फिर दिल्ली हाई कोर्ट बना। ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट बना, फिर दिल्ली हाई कोर्ट बना, फिर उत्तराखंड हाई कोर्ट बना, और फिर लास्ट में आपका मणिपुर हाई कोर्ट बना है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट 1948 में, दिल्ली 1966 में, उत्तराखंड 2000 में, और मणिपुर जो हाई कोर्ट है वो 2013 में बना है। तो आपको कुछ डेटा को याद में रखते हो, क्योंकि आप पूरे 25 हाई कोर्ट का डेट याद नहीं रख सकते, तो कुछ इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट की डेट को याद रखते हुए इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे सारे के सारे क्वेश्चन, जो कि हाई कोर्ट पे, सबऑर्डिनेट कोर्ट पे, ग्राम न्यायालय पे बेस्ड थे। जो पॉसिबल मुझे लगा लिमिटेड पीरियड में वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइएगा कैसा लगा सेशन, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि ऑन विच ग्राउंड अ हाई कोर्ट जज कैन बी इम्पीच्ड। तो किस ग्राउंड पे हाई कोर्ट के जज को हटाया जाएगा इम्पीचमेंट के जरिए। तो आपको जो भी सही लगता है आप हमको कमेंट में बताइएगा। सो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अपने अगले MCQ सीरीज़ के साथ, जहां पर हम अपने कुछ और नए पॉलिटी के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।